हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ेंगे। सीज एंड डिजिस्ट इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है भारत में डेटा प्रोटेक्शन लॉज ना होने की वजह से कैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी या एनजीओ कंज्यूमर का डेटा इकट्ठा करने लगता है और उसको बाजार में बेचने की गलत इरादे से इकट्ठा करता है। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है। आज का क्विज आपको दिखा दें। 6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आर्टिकल को पढ़ो, सिर्फ ट्रांसलेशन पे ध्यान मत रखना, उसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन के, ग्रामर के, वोकैब के क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है। क्विज का सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूँ। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी सीज एंड डिजिस्ट। देखिए, सीज का मतलब होता है स्टॉप कर दो किसी चीज़ को। सीज ऑर्डर्स होते हैं किसी चीज़ को बंद करने के ऑर्डर्स। सीज फायर का मतलब होता है गोलीबारी को बंद करना। और डिजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से परहेज करना, परहेज करना। तो इंग्लिश में एक फ्रेज होता है ये सीज एंड डिजिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, आप सामने वाले को ऑर्डर दे रहे हो कि आप जो काम कर रहे हो ना, एक तो उसको कर दो बंद, और दूसरा उस काम से अब परहेज करना, आज के बाद उस काम से उस काम को मत करना। आ रही बात समझ में? जब आप कोई इलीगल एक्टिविटी करते हुए पाए जाते हो तो पुलिस आपको सीज एंड डिजिस्ट ऑर्डर्स दे सकती है। पुलिस बोल सकती है कि इसको बंद करो और आज के बाद ये काम करते हुए नहीं पाए जाने चाहिए। तो ऐसा ही कुछ बेंगलुरु की महानगर पालिका ने एक एनजीओ को बोला है। सीज का मतलब है स्टॉप करना, डिसकंटिन्यू करना। डिजिस्ट का मतलब है परहेज करना, रिफ्रेन या एब्सटेन करना। दोनों ही परहेज करने के सिनोनिम्स हैं। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी, द बीबीएमपी हैड नो बिजनेस आउटसोर्सिंग इलेक्टोरल वर्क टू एन एनजीओ। कह रहे जी, जो बीबीएमपी है, बीबीएमपी का पूरा नाम है बेंगलुरु महानगर पालिका। समझ गए? ये बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका यानी कि बेंगलुरु की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। कह रहे जी, बेंगलुरु की जो लोकल बॉडी है, अर्बन लोकल बॉडी, उसका कोई भी बिजनेस नहीं था, उसका कोई भी काम नहीं था। और किस चीज़ में भाई? आउटसोर्स करने में, बाहर देने में, इलेक्टोरल वर्क को, इलेक्शन से जुड़े हुए काम को एक एनजीओ को, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को। तो इलेक्शन से जुड़ा काम जो है अगर महानगर पालिका को करना चाहिए तो उसी को करना चाहिए। ये सारा काम आपने आउटसोर्स जो किया, एक एनजीओ को दे दिया। आउटसोर्स करना, किसी बाहर वाली पार्टी को कोई काम दे देना। तो ये जो काम आपने किया ना, दिस वॉज नॉट योर बिजनेस, ये आपको शोभा नहीं देता। आ गई बात समझ में? चलो अब स्ट्रक्चर्स आप इसमें देख रहे हो। बीबीएमपी सब्जेक्ट है, हैड इसकी वर्ब है, पास्ट टेंस लगा हुआ है V2 है ना। यहाँ पे हैड प्लस V3 वाला कनेक्शन नहीं है, हैड खुद ही V2 है। आई हैड ए पेन, बीबीएमपी हैड नो बिजनेस, है ना, हैव की सेकंड फॉर्म। अच्छा, व्हेन यू हैव नो बिजनेस डूइंग समथिंग, इसका मतलब होता है इस काम को आपको नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपका एग्जाम है, आप गलियों में घूम रहे हो, आप मुझे मिल गए और मैंने आपको बोल दिया यू हैव नो बिजनेस लॉइटरिंग अराउंड इन स्ट्रीट्स बिफोर योर एग्जाम। आपका कोई बिजनेस नहीं है लॉइटर अराउंड करना, गलियों में धक्के खाना एग्जाम से पहले, है ना। तो ये स्ट्रक्चर याद रखें, नो बिजनेस डूइंग समथिंग। चलिए, आउटसोर्स करना आपको मैंने बता दिया, किसी काम को बाहर की पार्टी को दे देना। आपको कुछ काम करने को दिया गया, आपने आगे किसी और को दे दिया कि आप मेरी तरफ से कर दो, है ना, आउटसोर्स। अब ये इलेक्टोरल वर्ड जो है ना, इससे बनते हैं बहुत सारे वोकैब के वर्ड्स, सभी एक एक करके देखेंगे। बिल्कुल बेसिक से ले जा रहा हूँ ताकि आपको वर्ड्स दिमाग में बैठे। इलेक्शन तो आप जानते ही हैं, इलेक्शन मतलब वोटिंग यानी कि मतदान। तो इलेक्शन एक नाउन है, इसी से एडजेक्टिव बनता है इलेक्टोरल। इसका मतलब होता है मतदान से रिलेटेड, वोटिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़। इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, है ना, जो भी इलेक्शन से रिलेटेड हो। अब देखो, इसी से एक और वर्ड बनता है नाउन फॉर्म में, इलेक्टर। इलेक्टर, इलेक्टर वो आदमी है जो इलेक्शन में भाग लेता है, यानी कि एक इंडिविजुअल वोटर। आगे बात समझ में? हर आदमी जिसके पास एक वोटर आईडी कार्ड है, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ इलेक्टर। अब देखो, इलेक्टोरेट, इसी से एक वर्ड बनता है इलेक्टर से, इलेक्टोरेट। जब ये पीछे RATE लग जाए ना, इसका मतलब है एक ग्रुप। ये जनरली ग्रुप को बताने वाला जो है सफिक्स है। इलेक्टोरेट का मतलब होता है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी चुनाव क्षेत्र के अंदर सभी वोटर्स का ग्रुप। आई बात समझ में? जैसे किसी एरिया के अंदर कोई वार्ड्स हैं, वार्ड्स में 500 वोटर्स हैं, दैट वार्ड हैज़ अ इलेक्टोरेट ऑफ 500 वोटर्स। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ग्रुप ऑफ वोटर्स को बोलते हैं इलेक्टोरेट। फिर ये आपको मिलेगी इलेक्शन रोल, या इसको बोल सकते हैं इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल का मतलब होता है लिस्ट ऑफ वोटर्स। रोल मतलब लिस्ट, इलेक्टोरल मतलब इलेक्शन से रिलेटेड। तो वोटर की लिस्ट को अपने बोलते हैं इलेक्टोरल रोल। लास्ट में एक वर्ड है इलेक्शनरिंग। इलेक्शनरिंग, इसका मतलब होता है
किसी चुनाव प्रत्याशी के समर्थन के अंदर कैंपेन करना, अभियान करना। आप देखते हो ना, गलियों में रिक्शे वाले आते हैं, जोर जोर से बताते हैं कि इसको वोट डालो, इसको वोट डालो। दैट इज इलेक्शनरिंग। किसी कैंडिडेट के लिए उसके सपोर्ट में की गई कैंपेनिंग कहलाती है इलेक्शनरिंग। तो ये वर्ड्स आपको दिमाग में बिठाने हैं, तभी आप इलेक्शन से रिलेटेड कोई आर्टिकल पढ़ पाएंगे। चलो अब 2 वन वर्ड्स हो रहे हैं, इन्हीं से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स को क्या बोलते हैं? एक वर्ड के अंदर, सिंगल वर्ड में आता होगा। जो लोग एसएससी बैंक्स की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी वक्त से, इसको बोलते हैं सर सेफोलॉजी। सेफोलॉजी, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, लास्ट शुरू हो रहा है पी से, पी बोला नहीं जाता, साइलेंट होता है। सेफोलॉजी है ना, सेफोलॉजी। दूसरा वर्ड है, वन वर्ड, राइट टू वोट। मतदान के अधिकार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो इसके लिए अपने पास 2 वर्ड्स हैं, दोनों बता देता हूं आपको। पहला तो है एडल्ट फ्रेंचाइज और दूसरा वर्ड है एडल्ट सफरेज। मुझे पता है आप सोच रहे हो कि सर इतनी सारी वोकैब, हाँ भाई इतनी ही वोकैब है, याद करनी पड़ेगी आपको ये, क्योंकि बार बार रीडिंग में आएगी। एक बार दिमाग में बैठ गया, फिर जब भी इलेक्शन से रिलेटेड कोई आर्टिकल आएगा, ये सारी वोकैब आपको रिपीट होती हुई मिलेगी। बढ़िया सा सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बाद में कभी रिवाइज करना। आगे बढ़ते हैं। अब चलो आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं। ये जो आपको वोकैब मैंने शुरू में बताई है, ऐसे ही इस आर्टिकल की सारी वोकैबलरी एक साथ लेने वाले हैं ताकि इसको स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, YT ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग SSC एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, UPSC या किसी भी एग्जाम के लिए ऐसे समरी रिपोर्ट प्रेसी, ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और PO, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से SSC के कोर्स में SSC के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलिए अपनी वोकैब शीट है, आज के वर्ड्स हैं फूल प्रूफ से लेके डजिस्ट तक। फूल प्रूफ क्या होता है? ऐसी चीज़ जो प्रूफ हो, जो बची हुई हो, फूल से यानी बेवकूफ़ से। प्रूफ तो आप जानते हैं ना, वाटर प्रूफ मतलब जो पानी से बचा रहता हो, बुलेट प्रूफ मतलब जिस पे बुलेट का असर ना होता हो, तो फूल प्रूफ मतलब जिस पे बेवकूफ़ या बेवकूफ़ी का असर ना होता हो। ऐसी चीज़ फूल प्रूफ होगी जो फॉल्टलेस या अनएरिंग है, जिसमें कोई फ्लॉज नहीं है, फ्लॉलेस है। आ रही है बात समझ में? ऐसा सिस्टम जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं आम भाषा में फूल प्रूफ। इसमें बेवकूफ़ और बेवकूफ़ी दोनों नहीं चलेगी। लॉ इज़ नेवर फूल प्रूफ एंड इज़ ऑफन मिसयूज्ड बाय सम मिसक्रिएंट्स ऑफ आवर सोसाइटी। कानून कभी भी फूल प्रूफ नहीं होता, कभी भी फॉल्टलेस नहीं होता। कानून में खामियां हमेशा आपको मिलेंगी और इसीलिए अक्सर वो मिसयूज़ किया जाता है समाज के कुछ बदमाशों के द्वारा, मिसक्रिएंट्स के द्वारा, आवर सोसाइटी के। ठीक है, तो फूल प्रूफ। अब देखो, फूल प्रूफ को आप इनफॉलिबल भी बोल सकते हैं। ये एक वन वर्ड है इंग्लिश में। इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जो गलती की गुंजाइश रखती ही ना हो। अगर आप इनफॉलिबल आदमी है ना, तो आप ज़िंदगी में कोई गलती नहीं करते हैं। आ रही बात समझ में? इनफॉलिबल, आपके अंदर फॉलिंग या फेलिंग का कोई चांस ही नहीं है जो काम आप करते हैं। और इसको इम्पेकेबल भी बोलते हैं। इम्पेकेबल का मतलब होता है परफेक्ट, जिसमें कोई एरर ना हो, कोई फॉल्ट ना हो, कोई गलती ना हो, इम्पेकेबल। जैसे आपकी परफॉर्मेंस है तो इम्पेकेबल परफॉर्मेंस हो सकती है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हो सकती है ना। तो ये दोनों वन वर्ड्स ध्यान में बिठाने हैं। इनफॉलिबल ऐसा आदमी जो कभी गलती ना करे, इम्पेकेबल ऐसा आदमी जिसमें कोई गलती ना हो, कोई फॉल्ट ना हो। चलिए आगे अगला वर्ड है यर्न। यर्न का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बहुत बुरे से डिज़ायर करना, काश वो मिल जाए, काश ये हो जाए। जब आप ऐसा करते हो तो आप यर्न करते हो। यर्न एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। नाउन फॉर्म में होता है आपके डिज़ायर का मतलब, और वर्ब फॉर्म में होता है डिज़ायर को करना। पीपल हु यर्न फॉर नॉलेज बिकम गुड साइंटिस्ट। ऐसे लोग जो नॉलेज के भूखे होते हैं, नॉलेज को यर्न फॉर करते हैं, वो अच्छे साइंटिस्ट बन जाते हैं। अब ध्यान क्या रखना है, यर्न के सिनोनिम है ये सारे के सारे, लेकिन ये जो ना अपनी अलग अलग प्रेपोजिशन लेते हैं। यर्न के बाद में फोर आता है, क्रेव के बाद में फोर आता है, लॉन्ग के बाद में भी फोर आता है। हैंकर और लस्ट दो ऐसे सिनोनिम है जिनके बाद में आफ्टर आता है। पीपल हु हैंकर आफ्टर या पीपल हु लस्ट आफ्टर नॉलेज बिकम गुड साइंटिस्ट। आ रही बात समझ में? सिनोनिम तो हैं, लेकिन सबका अपना अपना फिक्स है प्रेपोजिशन। और लास्ट में जो आज एक वर्ड आएगा आर्टिकल में, कोवेट। कोवेट यर्न का सिनोनिम, दैट डजंट टेक एनी प्रेपोजिशन आफ्टर इट। कोवेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधे अपना ऑब्जेक्ट लेगी। मैं जानता हूँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसको प्रोसेस करो। जब बार बार रिपीट होगी ये इंफॉर्मेशन आपके मेमोरी का पार्ट बन जाएगी, है ना। चलो, आप ये आर्टिकल में जब ये वर्ड आएगा वहाँ पे फिर से आपका ध्यान खींचूंगा।
चलो अगला वर्ड है वर्जन। वर्जन का मतलब होता है ग्रो एंड प्रॉस्पर करना, हिंदी बोलते हैं फलना फूलना। ब्लॉसम, मशरूम, थ्राइव, फ्लरिश, स्प्रिंग अप, सभी फलने फूलने के सिनोनिम्स हैं। द जीडीपी ऑफ द नेशन इज वर्जनिंग एट अ क्विक पेस फॉर लास्ट 2 डेकेड्स। देश की जीडीपी वर्जन कर रही है, फल फूल रही है बहुत ही तेज़ रफ्तार से पिछले 2 दशकों से, 2 डेकेड से। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है इनडिफरेंस। जब किसी चीज़ से आपको कोई डिफरेंस ना पड़े, जब किसी चीज़ से आपको कोई फ़र्क ना पड़े, वही आपका इनडिफरेंस है। इसको लैक ऑफ इमोशंस या लैक ऑफ कंसर्न भी बोल सकते हैं। आप रोड पे जा रहे हैं, आपने एक्सीडेंट देखा, एक आदमी चिल्ला रहा था दर्द से, लेकिन आप तो निकल गए, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो आपके अंदर का ये इनडिफरेंस ही था या इनसेंसिटिविटी थी जिसकी वजह से आपने काम किया। आ रही बात समझ में? इनडिफरेंस टू योर करियर कैन कॉस्ट यू डियरली। अपने करियर के लिए अगर इनसेंसिटिव हो जाओगे, इनडिफरेंस रखोगे, तो ये चीज़ आपको कॉस्ट कर सकती है बहुत ज़्यादा। इसका खामियाजा या नुकसान आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब इसको डिसइंटरेस्ट भी बोलते हैं, इनडिफरेंस को नॉन चैलेंज भी बोलते हैं। ये एक एडवांस वर्ड है। अपैथी और कैलेसनेस भी इसके सिनोनिम्स हैं। आज आप कैलेसनेस नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। कैलेसनेस का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेडनेस, किसी चीज़ को लेकर के आपका खून एकदम ठंडा हो, अरे होता है तो होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना, वो होता है आपका कैलेस एटीट्यूड। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है बेशर्मी भरा। जिस चीज़ में आप कुछ भी कोई शर्म नहीं करते हो ना, दैट इज़ योर ब्रेजन एक्शन। शी इज़ इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ब्रेजन लाइज। उसकी आदत है बेशर्मी भरे झूठ बोलने की, ऐसे झूठ जो 2 घंटे में पकड़े जाते हैं। अरे बात समझ में? ब्रेजन लाइज। अब देखो, बेशर्मी वाली चीज़ को अनअबेस्ड या ब्लेटेंट भी बोलते हैं। आज ब्रेजन नाम के वर्ड को नाउन फॉर्म में देखेंगे, ब्रेजननेस। ब्रेजननेस मतलब बेशर्मी। ठीक है, ये बेशर्मी भरा और ये बेशर्मी, दोनों नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म को ध्यान में रखें। चलिए लास्ट वर्ड है डिजिस्ट। अभी आपको करवाया था मैंने, इसका मतलब होता है परहेज करना। इसके 2 सिनोनिम भी हैं, एब्सटेन और रिफ्रेन। तीनों के बाद में फ्रॉम आता है, जिस भी चीज़ से आप परहेज करते हैं। आफ्टर अ क्रैश इन क्रिप्टो मार्केट्स, रिटेल इन्वेस्टर्स हैव स्टार्टेड टू डिजिस्ट फ्रॉम मेकिंग एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स इन क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो मार्केट में क्रैश आने के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स ने शुरू कर दिया है परहेज करना। अब फ्रॉम लगा के बता रहा है किस चीज़ से परहेज करना, किसी और फर्दर इन्वेस्टमेंट को करने से क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो इस तरीके से 5-6 वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे। इन वर्ड्स को आप अभी आर्टिकल में देखेंगे। एक समरी आपको दे दें आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। देखो समरी ये है कि इलेक्शन कमीशन का और अर्बन लोकल बॉडीज़, अर्बन लोकल बॉडी आप जानते हैं ना, नगर पालिका छोटे शहरों में और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बड़े शहरों में। किसी स्टेट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को नगर परिषद भी बोला जाता है। ठीक है, महानगर पालिका है नगर परिषद। तो इलेक्शन कमीशन और इन लोगों का काम होता है समाज में जागरूकता को फैलाना वोटिंग को लेकर के, और दूसरा वोटर्स का वेरिफिकेशन करना। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है जी, पिछले साल जिस आदमी ने वोट दिया था, क्या वो आदमी इस साल इस जगह रहता है, क्या उसका फिर से इलेक्शन रोल में नाम लिखा जाए या ना लिखा जाए। और ये वेरिफिकेशन ये करते हैं एजेंसीज को आउटसोर्स करके। ऐसा ही कुछ काम बेंगलुरु की महानगर पालिका ने किया। एक एनजीओ को एक काम थमा दिया। एनजीओ के लोग महानगर पालिका की तरफ से बेंगलुरु के घर घर गए और उनका वोटर वेरिफिकेशन करके आने लगे। लेकिन फिर बीच में पता लगा कि ये लोग इस पूरे मामले का, इस पूरी अरेंजमेंट का मिसयूज़ कर रहे हैं। इन एनजीओ वालों ने लोगों का इलेक्शन का डेटा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, आधार कार्ड भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये डेटा बहुत सेंसिटिव होता है, किसी भी कंपनी या पॉलिटिकल पार्टी को ये डेटा बेचा जा सकता है। जैसे ही बेंगलुरु की महानगर पालिका को बात पता लगी, उन्होंने इस काम को रोका और एनजीओ को सीज एंड डिजिस्ट ऑर्डर्स दे दिए। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये बहुत गलती है बेंगलुरु महानगर पालिका की, ये काम इनको खुद करना चाहिए था, लेकिन आलस के मारे इन्होंने एक एनजीओ को दिया। एनजीओ इनकी पावर को मिसयूज़ करके डेटा इकट्ठा कर रही थी। वक्त रहते पता लग गया, लेकिन आगे के लिए सीख सबको मिल जानी चाहिए। ये काम इलेक्शन कमीशन का है, किसी एनजीओ का काम नहीं है। ये बहुत सेंसिटिव डेटा होता है। आज की टोन है क्रिटिसाइज कर रहा है बेंगलुरु की महानगर पालिका को। चलिए साथ में सजेस्टिंग भी है, सजेस्ट करेगा इलेक्शन कमीशन को आगे आगे क्या करना चाहिए। चलो समरी आपको मिल गई है, अब आर्टिकल को करते हैं शुरू। कह रहा है जी, द बेंगलुरु महानगर पालिका's डिसीजन टू कैंसल परमिशन provided to an NGO, Chilume Educational, Cultural and Rural Development Trust, to conduct a house-to-house survey to enhance voter awareness was a belated but necessary one. कह रहे जी बेंगलुरु की बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका, ये मतलब समझ गए ना आप, कन्नड़ में इनका नाम है, तो ये यूँ समझ लो बेंगलुरु की महानगर पालिका जो है। कह रहा है बेंगलुरु म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो डिसीजन है कैंसिल कर देने का, और किस चीज़ को, उस परमिशन को, और कौन सी परमिशन, जो प्रोवाइडेड थी, दी गई थी। पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और किसको दी गई थी, एक एनजीओ को। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसका नाम क्या है,
एनजीओ का नाम है सर ये बड़ा सा अजीब सा, चिलुमे एजुकेशनल कल्चरल रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट। कह रहा है और ये किस चीज़ की परमिशन थी, दी तो गई थी इसको, और दी गई थी कॉन्डक्ट करने के लिए, चलाने के लिए एक हाउस टू हाउस सर्वे को, घर घर जाके सर्वे को। और क्यों, ताकि बढ़ाया जा सके वोटर में अवेयरनेस को, लोगों में, मतदाताओं में जागरूकता को। कह रहा है जी इसका जो डिसीजन है ना, इस पूरे मामले को कैंसिल कर देने का, परमिशन को ले लेने का। कह रहा है ये डिसीजन एक बिलेटेड था, देरी से आया हुआ था, कमिंग लेट था, बट नेसेसरी वन था, बहुत ही जरूरी था। तो ये डिसीजन बहुत पहले ले लेना चाहिए था बेंगलुरु को, महानगर पालिका को। इनके ध्यान ही बहुत देरी से आया, और ये जो भी आया ठीक आया, देरी से आने के बावजूद। चलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। डिसीजन आपका सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है। अगर सेंटेंस को इस तरीके से प्रोसेस करोगे तभी सब्जेक्ट वर्ब पकड़ पाओगे और सेंटेंस का मीनिंग निकाल पाओगे, है ना। बिलेटेड का मतलब है देरी से आने वाला, कमिंग लेट, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। इनहैंस का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। कह रहा आगे, BBMP, द बेंगलुरु सिविक बॉडी, हैज क्लेम्ड दैट द NGO had violated conditions which did not allow the collection of voter identification details। कह रहा है जो BBMP है, जो बेंगलुरु की सिविक बॉडी भी है, अर्बन लोकल बॉडी भी है। अब ये थोड़ा आपने पंचायती राज पढ़ा होगा तभी समझ पाओगे आप, पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज का सिस्टम, नगर पालिका नगर परिषद है ना। तो कह रहा BBMP जो बेंगलुरु की नगर परिषद है या नगर पालिका है, सिविक बॉडी है, इसने क्लेम कर दिया है, दावा ठोक दिया है। क्या क्लेम किया भाई, दैट वो ये कि ये जो NGO है, ये अजीब से नाम वाला, इसने वायलेट किया था कई कंडीशंस को, कई शर्तों को। और कौन सी शर्तें, ये वही शर्तें थी विच डिड नॉट अलाउ, जो इजाज़त नहीं देती थी, और किसको, कलेक्शन ऑफ वोटर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, वोटर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स के कलेक्शन को, लोगों के वोटर कार्ड की डिटेल्स के इकट्ठे किए जाने को। आगे बात समझ में। BBMP की वर्ब है हैज़ क्लेम्ड, NGO की वर्ब है हैड वायलेटेड, विच की वर्ब है डिड नॉट अलाउ। विच आया है ऑफकोर्स कंडीशंस के लिए, है ना। वर्ब को ऐसे इसी के हिसाब से लगाया जाना चाहिए। हालांकि ये कंडीशंस जो है प्लूरल है, लेकिन ये वर्ब पास्ट टेंस में लगी हुई है, तो यहाँ पे कोई सब प्लूरल सिंगुलर का कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई और टेंस में वर्ब लगानी होती तो कंडीशंस के हिसाब से प्लूरल वर्ब लगती, ध्यान रखना इस चीज़ को। और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी इट इज़ अलेज्ड दैट द NGO यूटिलाइज्ड BBMP आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स टू सिक्योर वोटर डेटा थ्रू अ डोर टू डोर सर्वे एंड स्टोर द डेटा इन एन ऐप क्रिएटेड फॉर दैट पर्पस। कह रहा है ऐसा अलेज किया जा रहा है, इट इज़ अलेज्ड, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। अलेज का मतलब होता है ब्लेम लगाना, तो ऐसा ब्लेम लगाया जा रहा है दैट वो ये कि इस NGO ने यूटिलाइज किया, इस्तेमाल किया बेंगलुरु महानगर पालिका के ID कार्ड्स को। और क्यों इस्तेमाल किया भाई, सिक्योर करने के लिए, अपने पास इकट्ठा करने के लिए, महफूज करने के लिए वोटर डेटा को। और किसके जरिए, घर घर जाके डोर टू डोर सर्वेस के जरिए। और क्या किया इन्होंने, दूसरा काम इन्होंने ये किया इस NGO ने, इसने कर लिया यूटिलाइज, इसने कर लिया स्टोर सारे के सारे डेटा को एक ऐप में, जो इसी पर्पज से क्रिएटेड थी, क्रिएटेड फॉर दैट पर्पस। आगे बात समझ में। तो ये इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। इट की वर्ब है इज अलेज्ड, NGO की पहली वर्ब है यूटिलाइज्ड, दूसरी वर्ब है स्टोर्ड। चलिए सिंपल, मेरे ख्याल से कुछ रिपीट वाला है नहीं, इसलिए मैं कर भी नहीं रहा हूँ, है ना। कुछ आएगा तो वहाँ पे मैं आपको रिपीट करके बताऊंगा। कह रहे जी द NGO's brazeness whereby voters were deceived into believing that the collectors were with the BBMP suggests the incompetence and the carelessness of the municipal corporation of one of India's largest cities। कह रहे इस NGO की जो ब्रेजननेस है, अब ये ब्रेजन वर्ड मैं आपको बता चुका हूँ, ब्लेटेंट, अनअबेस्ड, बेशर्मी भरा, कर चुके हैं ना इस वर्ड को। ब्रेजन को कहाँ गया, इसकी नाउन फॉर्म है ब्रेजननेस यानी बेशर्मी। कह रहे जी इस NGO की जो बेशर्मी है, ब्रेजननेस है, वेयर बाय जिसके जरिए, वेयर बाय मतलब थ्रू विच, वोटर्स को डिसीव इनटू किया गया, वोटर्स को इस मामले में धोखा दिया गया। और किस काम को करने में धोखा दिया गया भाई, बिलीव करने में, इस चीज़ के ऊपर विश्वास करने में। दैट वो ये कि जो कलेक्टर्स थे, जो डेटा को कलेक्ट करने वाले लोग थे, वो थे वर BBMP के साथ बेंगलुरु महानगर पालिका के अंदर काम करते थे। कह रहे ये जो ब्रेजननेस है ना इस NGO की, जो बेशर्मी है, ये सजेस्ट करती है, और किसको, दो चीज़ों को सजेस्ट करती है। पहली है इनकॉम्पिटेंस और दूसरी है कैलेसनेस। इनकॉम्पिटेंस का मतलब होता है असक्षमता, और कैलेसनेस का मतलब होता है इनसेंसिटिविटी, नॉनशैलेंस, इनडिफरेंस। तो असक्षमता को और लैक ऑफ इमोशंस या लैक ऑफ कंसर्न को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के भारत की लार्जेस्ट सिटीज़ में से एक सिटी के। आई बात समझ में। लंबा सेंटेंस है लेकिन आसान है। बेशर्मी जो है, ब्रेजननेस, ये काम करती है सजेस्ट करने का बेंगलुरु महानगर पालिका की
इनकॉम्पिटेंस और इनसेंसिटिविटी को। और ये वही बेशर्मी है जिसके जरिए वोटर्स को डिसीव इनटू किया गया, धोखा देके ये काम करवाया गया, और वो काम था बिलीव करना, विश्वास करना, यकीन करना कि ये सभी डेटा कलेक्शन वाले जो लोग थे ये बीबीएमपी के साथ काम कर रहे थे, नगर पालिका के आदमी थे। चलिए जी, ब्रिजनेस और ये सब आपने देख लिया। डिसीव इनटू देख लेना, डिसीव समवन इनटू डूइंग समथिंग या ट्रिक समवन इनटू डूइंग समथिंग, किसी से कोई काम करवाना धोखा दे करके। अरे बात समझ में? I deceived him into giving me some money और I tricked him her into giving me सपोर्ट या हेल्प। मैंने उसको धोखा देके उससे मदद ले ली या धोखा देके उससे पैसे ले लिए, है ना। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स यूज होती हैं जिससे जो काम धोखा देके करवाना हो। याद करो इन स्ट्रक्चर्स को, यूज़ करो, आर्टिकल्स में लिखो, है ना, राइटिंग में यूज़ करो, तभी आपके दिमाग में बैठेंगी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। केयरलेसनेस आपने देख लिया, नॉन चैलेंज, इनडिफरेंस, कोल्ड ब्लडेडनेस, इनसेंसिटिविटी, है ना, सब इसके सिनोनिम्स हैं केयरलेसनेस के। आगे कह रहा है जी, द डेटा कलेक्टेड सच एज आधार, फोन नंबर एंड वोटर आईडी कुड बी इजिली हार्वेस्टेड फॉर यूज बाय पार्टीज बिसाइड्स कंस्ट्रक्टिंग द मेटा डाटा एंड प्रोफाइल्स ऑफ पोटेंशियल वोटर्स। कह रहा है जी जो डेटा कलेक्टेड है, अब कलेक्टेड यहाँ पे पार्टिसिपल है V3, वो डेटा जिसको कलेक्ट किया गया, डेटा ने किसी को कलेक्ट नहीं किया है, आ रही बात समझ में, वर्ब नहीं है यहाँ पे। कह रहा है वो डेटा जिसको इकट्ठा किया गया है, जैसे कि आधार नंबर, फ़ोन नंबर और वोटर आईडी कार्ड, इजीली इसको हार्वेस्ट किया जा सकता है, इकट्ठा या एक्यूमुलेट किया जा सकता है, और किसके लिए? इस्तेमाल के लिए, यूज़ के लिए। और किसके द्वारा भाई? बाय लगा के बता रहा है, पार्टीज़ के द्वारा। कह रहे साथ ही साथ कंस्ट्रक्ट करने के मेटा डाटा को, बड़े डेटा को, जो बाहरी डेटा को, और प्रोफाइल्स को पोटेंशियल वोटर्स की, ऐसे वोटर्स जो पोटेंशियली वोट करने वाले हैं इस साल। तो ये डेटा जो है ना, कहने का मतलब है बहुत सेंसिटिव है। आप इसको हार्वेस्ट करो, इसको इकट्ठा कर लो, इसका डेटाबेस बना लो और पॉलिटिकल पार्टी को बेच दो लाखों रुपए में। तो एक काम तो ये कर सकते हो, साथ ही साथ आप खुद भी अपना मेटा डेटा बना करके उसमें आपको दूर से ही फिल्टर लगा के पता लग जाएगा इस एरिया में कौन आदमी बीजेपी का, कौन कांग्रेस का, कैसा उनका परिवार है, कितनी इनकम है उनकी, बीजेपी के लोग कितने पैसे कमाते हैं, उनकी ईयरली इनकम क्या है, कांग्रेस के लोग कितने, है ना। तो इस तरह का मेटा डाटा मिलने लग जाएगा, पूरी समरी सी मिलने लग जाएगी जो भी आदमी इस डेटा को खरीदेगा। डाटा की वर्ब है कुड बी इजिली हार्वेस्टेड। हार्वेस्ट का मतलब होता है गैदर या एक्यूमुलेट करना। चलो और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। आगे कह रहा है जी, सच डेटा आर स्पेशली कोवेटेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज दैट थ्राइव ऑन एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स। कह रहा है ऐसे डेटा जो हैं इनको अक्सर या स्पेशली कोवेट किया जाता है। अब देखो, कोवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश रखना, क्रेव या यर्न फॉर करना, हैंकर या लस्ट आफ्टर करना, याद है ना। कह रहा है ऐसे डेटा को अक्सर या स्पेशली लस्ट आफ्टर किया जाता है, इसकी ख्वाहिश रखी जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। और वही पॉलिटिकल पार्टीज जो फलती फूलती हैं, थ्राइव करती हैं, और किस चीज़ पे? ऑन लगा के बता रहा है, एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स पे, ऐसी राजनीति पे जो एक्सक्लूजन वाली है, जो तुष्टिकरण की है, एक को छोड़ दिया दूसरे को पकड़ लिया, है ना, ऐसी राजनीति। कह रहा है एज इट अलाउज देम टू टारगेट स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ एंड लोकेलिटीज़ विद डाइवर्स डेमोग्राफिक्स। कह रहा है क्योंकि ये अलाउ करती है इनको कि वो टारगेट करें स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ और लोकेलिटीज़ को डाइवर्स डेमोग्राफिक्स वाली, जिसमें डेमोग्राफिक्स थोड़ी सी अलग अलग टाइप की है, विविध प्रकार की है, डाइवर्स है। डेमोग्राफिक्स मतलब लोगों के प्रकार। ऐसी सोसाइटी का इनको एड्रेस मिल गया जहाँ पे 10 हिंदू हैं, 20 मुस्लिम्स हैं, 5 क्रिश्चियंस हैं, और 5 SC के हैं, और 20 जो हैं अगड़ी जाति के हैं। तो ऐसी सोसाइटी में जा करके ये फूट पड़वाते हैं और अपने कुछ वोट्स को एकदम पक्का कर लेते हैं। हरी बात समझ में? इस तरीके से एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स खेलते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज। डेटा की वर्ब है आर स्पेशली कोवेटेड, दैट की वर्ब है थ्राइव ऑन, दैट आया पार्टीज के लिए, इसलिए वर्ब भी प्लूरल है, पार्टीज प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। इट की वर्ब है अलाउस। अलाउ और लेट के बीच का डिफरेंस आपको बताया था। अगर किसी को किसी काम के लिए अलाउ किया जाए या लेट किया जाए तो दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर बनता है। अलाउ के बाद में जिस भी चीज़ के लिए अलाउ कर रहे हो वो लगाओगे टू इन्फिनेटिव के साथ, और लेट के बाद में जिस भी चीज़ के लिए अलाउ कर रहे हो वो लगाओगे बेस फॉर्म के साथ। अब कल की क्लास जिसने देखी है वही समझ पाएगा इस चीज़ को, है ना। चलो, क्लासेस में रेगुलर रहोगे तो कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट होंगे। डाइवर्स का मतलब होता है फुल ऑफ डाइवर्सिटी, फुल ऑफ वैरायटी, विविध प्रकार के, नाना प्रकार के डाइवर्स। डेमोग्राफिक्स मतलब लोगों के टाइप। कह रहा है इफ द BBMP's purpose was to simply enhance voter awareness, there was no express need to outsource this to a non-governmental third party। कह रहा अगर बेंगलुरु महानगर पालिका का पर्पस जो था, उद्देश्य जो था, वो था सिंपली या आसान तौर पे एनहेंस करना वोटर की अवेयरनेस को, मतदाताओं में जागरूकता को। तो कह रहा कोई भी एक्सप्रेस नीड नहीं थी, कोई भी खुली ज़रूरत नहीं थी, क्लियर नीड नहीं थी आउटसोर्स कर देने की, इस काम को बाहर दे देने की। और किसको? दिस को, एक नॉन गवर्नमेंटल थर्ड पार्टी को, एक ऐसी थर्ड पार्टी को जो सरकारी भी नहीं है।
सेंटेंस आसान है, पर्पस की वर्ब है वॉज, नीड की वर्ब है वॉज, देयर से क्लोज शुरू हुआ है, वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। देखो कितना प्यारा लॉजिक है, देयर से क्लोज शुरू हुआ है, वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ है। अगर नीड्स लिखा होता तो वॉज की जगह वर लिख देते। अरे बात समझ में, लोग देयर को देखते रहते हैं और वर्ब को देखते रहते हैं, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। देयर के बाद आने वाली वर्ब का कनेक्शन आगे पड़े हुए सब्जेक्ट के साथ होता है, नाउन के साथ होता है। एक्सप्रेस यहाँ पे एडजेक्टिव है, नो यहाँ पे भी एडजेक्टिव काम कर रहा है। कह रहे जी द कॉर्पोरेशन मस्ट इंश्योर दैट एनी डेटा स्टोर्ड आर इमीडिएटली डिलीटेड एंड लीगल एक्शंस टेकन अगेंस्ट द एनजीओ। कह रहे अब कॉर्पोरेशन को, महानगर पालिका को इंश्योर करना ही चाहिए दैट वो ये कोई भी डेटा जो स्टोर्ड हैं, जो इकट्ठा कर लिए गए हैं, पास्ट पार्टिसिपल है, उनको फटाफट डिलीट किया जाता है और साथ ही साथ लीगल एक्शन को टेक किया जाता है इस एनजीओ के खिलाफ। कॉर्पोरेशन की वर्ब है मस्ट इंश्योर, डेटा की वर्ब है आर इमीडिएटली डिलीटेड और लीगल एक्शन की वर्ब है आर टेकन। ठीक है, आर को दूसरी बार नहीं लिखा गया है, डेटा आर डिलीटेड, लीगल एक्शंस आर टेकन, तो आर ना लिख के इसको यहाँ पे ओमिट कर दिया गया है। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब इसमें बताएगा कि बड़ा काम क्या करना है इनको। यहाँ तो इस मामले की तो गलती इनसे पकड़ी गई, आगे क्या करना चाहिए। कह रहा है जी द कंटिन्यूड एब्सेंस ऑफ अ डेटा प्रोटेक्शन लॉ इन इंडिया एंड द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट्स मोस्ट रिसेंट ड्राफ्ट बिल इज लाइट ऑन प्रोटेक्शन फ्रॉम द मिसयूज ऑफ डेटा बाय द स्टेट हैव एडेड टू द ग्रेवनेस ऑफ द सिचुएशन। कह रहा है जी लगातार बनी हुई जो एब्सेंस है, लगातार बनी हुई जो नामौजूदगी है, और किसकी, एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ की भारत में। और कह रहे दूसरी चीज़, ये जो बात है, ये जो फैक्ट है, कौन सा फैक्ट, दैट वो ये कि सरकार का जो सबसे रीसेंट ड्राफ्ट बिल आया है, हाल ही में आया हुआ जो कच्चा कानून है, जिसको कानून बनाया जाना अभी बाकी है, वो कानून भी, ड्राफ्ट बिल भी लाइट है, हल्का है। और किस मामले में ये लाइट है, ऑन लगा के बता रहा है, प्रोटेक्शन के मामले में, जो है मिसयूज से, दुरुपयोग से डेटा के स्टेट के द्वारा, यानी कि राज्य या सरकार के द्वारा ही। कह रहा है इन दोनों चीज़ों ने, एक तो एब्सेंस ने, इस फैक्ट ने, इन दोनों चीज़ों ने मिल करके ऐड टू कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। और किसको, गंभीरता को, ग्रेवनेस को, ग्रेविटी को, सीरियसनेस को, पूरी सिचुएशन की, पूरे मामले की। आगे बात समझ में। तो आगे भी कुछ ज़्यादा आशाएं हमारे पास है नहीं, कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ भारत में है नहीं जिस पे सज़ा दी जा सके किसी को पकड़ के। और सरकार जो बिल बना रही है, उस बिल में सरकार को देख के ऐसा लग रहा है कि सरकार से डेटा कैसे बचा लेंगे हम, सरकार खुद कैसे मिसयूज़ करेगी, इस बारे में उस बिल में कोई बात नहीं की गई है। तो कह रहे ये फैक्ट और एब्सेंस ही इस मामले को और ज़्यादा गंभीर बना देते हैं। एब्सेंस और फैक्ट दोनों की वर्ब है हैव एडेड टू, ऐड टू करना, किसी चीज़ को इंक्रीज करना, किसी चीज़ में बढ़ावा लाना, है ना। ड्राफ्ट बिल की वर्ब है लाइट, इज, लाइट का मतलब है हल्का होना, किसी चीज़ पे ज़्यादा गंभीर ना होना। ग्रेवनेस, सीरियसनेस, ग्रेविटी, तीनों का मतलब होता है गंभीरता। कह रहे जी रिसेंटली देर हैव बीन सेवरल रिपोर्ट्स ऑफ ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आस्किंग इंडिविजुअल्स टू लिंक देयर आधार विद देयर वोटर IDs एंड दैट अ फेलियर टू डू सो could lead to their voter IDs being cancelled। कह रहा अब सरकार की भी गलती है। हाल ही में ऐसी सेवरल रिपोर्ट्स हमने देखी हैं, देयर हैव बीन सेवरल रिपोर्ट्स, और किस चीज़ की भाई, कई सारे BLOs की, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की, तहसील लेवल के अधिकारियों की, जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। और क्या करते हुए पाए गए भाई, इनकी रिपोर्ट ये आई कि ये आस्क कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स को मांग रहे हैं लोगों से कि वो लिंक कर दें अपने आधार को अपने वोटर ID से। और दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई फेलियर अगर इसी काम में हुआ, अगर आप लिंक करने में नाकामयाब रहे वक्त रहते, फेलियर टू डू सो हुआ, तो ये लीड टू कर जाएगा, ये आगे तक ले जाएगा आपके वोटर ID के कैंसिल होने तक, बीइंग कैंसल्ड। तो ऐसे झूठी झूठी बातें भी सरकारी अफसर बताते हुए पाए जा रहे हैं लोगों को। रिसेंटली ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। देखिए अब देयर से क्लोज शुरू हुआ है, इसलिए रिपोर्ट्स की वर्ब जो की है हैव बीन, इसके पहले रिपोर्ट्स प्लूरल है इसलिए हैव लगाया गया, रिपोर्ट सिंगुलर होती तो यहाँ पे हैज़ लगाया जाता है ना, देयर से शुरू होने वाले क्लोज में। फेलियर की वर्ब है कुड लीड टू, लीड टू का मतलब होता है कहाँ तक कौन सी चीज़ आपको ले जा सकती है। हार्डवर्क विल लीड यू टू सक्सेस, हार्डवर्क आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, है ना। चलिए और कुछ देखने वाला इसमें नहीं है। कह रहे जी सच मैंडेटरी लिंकिंग वुड बी इनकरेक्ट एज इट हैज़ बीन लीगली एस्टैब्लिश्ड दैट इंडियन वोटर्स कैन यूज एनी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स टू एस्टैब्लिश देयर एलिजिबिलिटी टू वोट। कह रहे ये ऐसी ज़रूरी लिंकिंग जो है, मैंडेटरी लिंकिंग जो है आधार और वोटर की, ये होगी गलत, वुड बी इनकरेक्ट। कह रहे क्यों भाई, कह रहे एज, क्योंकि, एज बताया था ना दो काम करता है, क्योंकि और जैसे जैसे, तो यहाँ क्योंकि की बात हो रही है। कह रहे क्योंकि एज ये चीज़ लीगली इस्टेब्लिश की जा चुकी है, कानूनन तौर पे ये चीज़ बताई जा चुकी है। दैट वो ये कि इंडियन वोटर्स यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल ले सकते हैं किसी भी प्रिस्क्राइब्ड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को, एनी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स। और किस लिए भाई,
ताकि वो इस्टेब्लिश करें अपनी एलिजिबिलिटी को वोट करने के लिए। तो और भी डॉक्यूमेंट्स हैं आइडेंटिटी के, वहाँ से आप अपनी एलिजिबिलिटी को अपने वोटर कार्ड को वेरीफाई करवा सकते हो हर साल। ज़रूरी नहीं है आधार नंबर ही उनको देना पड़े जिससे आपका आधार और वोटर कार्ड जुड़ जाएँ, है ना। लिंकिंग की वर्ब है वुड बी, इट की वर्ब है हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, वोटर्स की वर्ब है कैन यूज़। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है जिसकी प्रिस्क्रिप्शन आपको मिली हो, जो सजेस्टेड हो, है ना। प्रिस्क्राइब्ड का उल्टा बिल्कुल क्या होता है, प्रोस्क्राइब्ड। आज ये कॉन्सेप्ट नहीं करवाऊंगा, जिनको आता है बताना कमेंट्स में। प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोस्क्राइब्ड में क्या फ़र्क होता है, दोनों होमोनिम्स हैं, एक जैसी स्पेलिंग्स हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग्स डिफरेंट है। सबको आना चाहिए ऑलरेडी, जिसको आता है ज़रूर से कमेंट्स में डालना। कह रहे जी, वाइल द यूज ऑफ आधार नंबर्स टू असर्टेन प्रूफ ऑफ रेसिडेंस मेक्स इट ईजियर फॉर ECI ऑफिशियल्स टू वेरीफाई इलेक्टोरल रोल्स एंड टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वोटर ID। इतना ही पढ़ेंगे, आगे कॉमा लगा हुआ है, लंबा सेंटेंस है। कह रहे जी, जहां वाइल जो इस्तेमाल है आधार नंबर्स का असर्टेन करने के लिए, डिटर्मिन करने के लिए प्रूफ ऑफ रेसिडेंस को, आपके घर के पते को। कह रहे जहां ये जो इस्तेमाल है ना, ये मेक इट ईजियर कर देता है, आसान बना देता है इस चीज़ को इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स के लिए कि वो वेरीफाई कर पाएँ इलेक्टोरल रोल्स को। इलेक्टोरल रोल शुरू में करवाया था आपको वोटर की लिस्ट, है ना, तो आसानी से वो वोटर की लिस्ट को वेरीफाई कर पाते हैं। और दूसरा यह काम आसानी से कर पाते हैं कि वो अवॉइड कर देते हैं डुप्लीकेशन को वोटर ID के। कह रहे जहाँ ऐसा होता है, वहीं पे देयर इज ऑल्सो द थ्रेट ऑफ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ जेन्युइन वोटर्स एज आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हैज़ बीन नॉन टू बी लेस देन फुल प्रूफ। कह रहे वहीं पे एक थ्रेट भी है, देयर इज ऑल्सो द थ्रेट जो है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट की। देखिए, एनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है किसी को अधिकार देना वोटिंग का। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ही होता है वोटिंग का अधिकार। करवाया था ना आपको ऊपर, एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट सरफेस, है ना। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है किसी से वोटिंग का अधिकार ले लेना। तो कह रहे वहीं पे वोटिंग का अधिकार भी लिया जा सकता है, ये थ्रेट भी है जेन्युइन वोटर से। कह रहे क्योंकि आधार का जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है आपके अंगूठे के निशान के जरिए और आपके रेटिना के जरिए, इसको जाना गया है, ये जाना जाता है लेस देन फुल प्रूफ होते हुए ये पूरे तरीके से परफेक्ट नहीं है। ऐसा हम जानते हैं कि ये इम्परफेक्ट सिस्टम है। तो अगर आप जेन्युइन वोटर हैं लेकिन आधार के चक्कर में आपका बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ, तो हो सकता है वोटर होने के बावजूद सिर्फ आधार नंबर देने की वजह से आपका मतदान का अधिकार आपसे छीन लिया जाए। आगे बात समझ में। यूज़ की वर्ब है मेक्स, इलेक्टोरल रोल मतलब इलेक्शन की लिस्ट, वोटर्स की लिस्ट। असर्टेन का मतलब होता है डिटरमिन करना, किसी चीज़ को निर्धारित करना। थ्रेट की वर्ब है इज, क्लोज देयर से शुरू हुआ है इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है, पहले वर्ब आ गई फिर सब्जेक्ट है थ्रेट। आधार, एक सेकेंड इसको थोड़ा जूम इन कर दें। आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की वर्ब है हैज़ बीन नॉन, इसको ऐसा जाना जाता है। फुल प्रूफ, इम्पेकेबल, इनअसेलेबल, इनफॉलिबल, जानते हो ना सारे वर्ड्स को। ऐसी चीज़ जो गलती ना कर सकती हो, परफेक्ट हो, वो कहलाती है फुल प्रूफ। अब ये दोनों वन वर्ड्स भी आपको करवा चुका हूँ आज मैं, आज के क्विज में भी आपसे पूछूंगा। समथिंग विच इज़ इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स एंड समथिंग विच इज़ विदाउट एरर्स और फॉल्ट्स। लिख रहा हूँ एक बार फिर से ध्यान कर लेना। जो चीज़ इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स हो वो चीज़ कहलाती है इनफॉलिबल, और जो चीज़ परफेक्ट हो, विदाउट एरर्स हो, वो कहलाती है इम्पेकेबल। ये वन वर्ड्स आज के क्विज में आपसे पूछे जाएंगे। चलो, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट आपने देख लिया, किसी से वोटिंग का अधिकार ले लेना। कह रहे जी, द ECI इज़ बेटर ऑफ इन डूइंग डोर टू डोर वेरिफिकेशन एंड इन रिमाइंडिंग वोटर्स टू चेक एंड अपडेट देयर वोटर ID। कह रहा है ECI जो है बेहतर रहेगी। जब आप बेटर ऑफ होते हो तो बेटर देन बिफोर होते हो, वर्स ऑफ होते हो तो वर्स देन बिफोर होते हो। तो वर्स ऑफ का मतलब है बदतर, बेटर ऑफ का मतलब है बेहतर। कह रहा है ECI जो है इलेक्शन कमीशन इस काम को करने में बेहतर रहेगा। और क्या बेहतरी रहेगी इसमें, काम को होगा ये डोर टू डोर सर्वेस को कॉन्डक्ट करना, डूइंग डोर टू डोर वेरिफिकेशन, और दूसरा रिमाइंड करना वोटर्स को कि वो चेक और अपडेट करें अपने वोटर ID कार्ड को, और कैसे असेस करके, एक्सेस करके वेबसाइट्स को जो उनके रिस्पेक्टिव इलेक्टोरल ऑफिसर्स की है, रिस्पेक्टिव चुनाव के अधिकारियों की है। तो यही काम ECI को करना चाहिए, सारा काम खुद करे और लोगों को समझाए कि आप अपने आप ही अपना डेटा अपडेट करते जाया करो ऑनलाइन जा करके, ताकि हमें आपके घर बार बार ना आना पड़े। ECI की वर्ब है इस, बेटर ऑफ, वर्स ऑफ आप जानते हैं, बेहतरी या बदतरी किसी काम में होती है तो बेटर ऑफ या वर्स ऑफ से बताया जाता है। चलिए, कह रहे जी, इंस्टेड द सर्च फॉर इजी टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस और आउटसोर्सिंग इज श्योर टू रिजल्ट इन अ फेलियर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। कह रहे जी, बजाय इसके इंस्टेड जो सर्च है इजी टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस की
आसान तरीके से टेक्नोलॉजी का सहारा लेने की, टेक्नोलॉजी के जुगाड़ की, फिक्सेस मतलब जुगाड़, और या फिर आउटसोर्स कर देने की। कह रहे ये सर्च ही श्योर है, पक्का है, रिजल्ट होगी एक नाकामयाबी में जो है रोकने की मिसयूज़ को, दुरुपयोग को, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के। तो टेक्नोलॉजी या बाहरी एजेंसीज के चक्कर में मत पड़ो, खुद से करो, मेहनत करो, ताकि पर्सनल डेटा जो है लोगों का सरकार से बाहर कहीं और तक ना जाए। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को। सर्च की वर्ब इज, बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। ऐसे आर्टिकल से आपको डिस्क्रिप्टिव का, एसए और समरी प्रेसी का भी खजाना मिलता है, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को जिनको अपीयर होना है। आज के क्विज में बढ़ते हैं आगे। सारे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है, सच बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इनमें से कौन सी एक्टिविटी को परमिट किया गया था बीबीएमपी के द्वारा इस एनजीओ को। भाई कौन सी एक्टिविटीज़ को कहा गया था करने को। डेटा ले लो आधार कार्ड का, डेटा ले लो वोटर कार्ड का, वोटर की अवेयरनेस को बढ़ाओ, या फिर तंबाकू के बुरे प्रभावों को लोगों को बताओ। तो क्या बताया गया था इस एनजीओ करने के लिए। ज़्यादा मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, खुद ही समझदार हो, आंसर निकाल लो। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो फर्स्ट कमेंट में मेरा आंसर रखा है, वहाँ से मैच कर लेना। सेकेंड में आपसे पूछा है, इसमें से कौन सा मेथड सजेस्ट किया गया इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल में वोटर के वेरिफिकेशन का। आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, घर घर जाके सर्वे करो ईसीआई वाले खुद, या फिर इंगेज करो विश्वास वाले एनजीओज़ को, भरोसेमंद एनजीओज़ को, या फिर लिंक कर दो आधार को वोटर कार्ड से। मेरे ख्याल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इजीली कर लोगे। फर्स्ट कमेंट में आंसर रखें, वहाँ से मैच कर लेना। थर्ड में आपसे पूछा है, वर्ल्ड इकोनॉमीज आर हैंकरिंग फॉर इंडियाज़ कंजम्पशन ड्रिवन कंज्यूमर मार्केट्स। अब मुझे बता दो इसमें कहाँ एरर रखी है। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको बताया था, मैं कोई हिंट नहीं देने वाला हूँ आपको। एक ही एरर है, एक ही जो है वर्ड के अंदर, है ना, चेक कर लो कहाँ मिलेगी, देख लेना। चौथे में आपसे आपसे वन वर्ड पूछा है, समथिंग विच इज़ फ्री ऑफ फॉल्ट या एरर, जिसमें कोई गलती या कोई एरर ना हो। निकाल लोगे मेरे ख्याल, 2 आंसर हैं इसके, दोनों में से कोई भी लिख दो। पांचवें में आपसे पूछा है, नॉन चैलेंज वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा। तो वर्जन होगा, केयरलेसनेस होगा, या ब्रेजननेस होगा। अब इसका जो मीनिंग निकालोगे नॉन चैलेंज का, वो आंसर के अलावा बाकी दोनों के मीनिंग भी आपको आने चाहिए। मान लीजिए आपका आंसर होता है ब्रेजननेस, तो आपको केयरलेसनेस और वर्जन का भी सिनोनिम पता होना चाहिए, है ना, इनका मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये तीनों ही क्वेश्चन है एक्चुअली में आपके लिए, तीनों ही क्वेश्चन हैं। लास्ट वन वर्ड आपसे, इलेक्शन ट्रेंड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं। तो वो लॉजी वाला जो वर्ड करवाया था वही यहाँ पे आ जाएगा। 6 क्वेश्चन ईजी हैं, मैं सबके कम से कम, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 4 मार्क्स में 6 में से सबके एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जिसने आंखें खोल के पढ़ा है उसके आएंगे भी। फिर भी फर्स्ट कमेंट से आंसर्स को चेक करके बताना आपको कितने मार्क्स मिले। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस अवेलेबल हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, बैंकिंग, एसएससी और राइटिंग के फ़ायदा ले सकते हो। मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम है। स्पून फीडिंग आपको मैं करवाने की कोशिश नहीं करता हूँ, ऐसी नॉलेज आपको देने की कोशिश करते हैं जिसको आप ऑन करें। ऐसा ना अमन सर ने बताया इसलिए आता है, ऐसे अमन सर ने बताया और हमने सीखा है ना, इस तरीके से ही कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया। तो मेहनत कर सकते हो, तो आओ मोस्ट वेलकम ऐप पे और फ़ायदा ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो एप्लीकेशन या कोर्सेज से रिलेटेड, ये नंबर है, इसे व्हाट्सअप करें एंड यू कैन टॉक टू द टीम। चलिए अंटिल देन साइनिंग आउट।